पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा हुआ जो देखने में तो एक रूटीन एक्सरसाइज लग रहा था, पर उसने एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक संकट खड़ा कर दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल से, जहां एक इलेक्टोरल रिव्यू एक्सरसाइज हुई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तारीख थी 2 अप्रैल 2026। सैकड़ों लोग नेशनल हाईवे 12 पर उतर आए और उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। सोचिए, एक पूरा का पूरा इलाका ठप पड़ गया था। लेकिन हाईवे पर जो हो रहा था वो तो बस एक झलक थी। असली कहानी तो पास के ही एक सरकारी दफ्तर के अंदर चल रही थी, जहां माहौल बेहद तनावपूर्ण था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग थे कौन, क्यों इन्होंने इतना बड़ा और सख्त कदम उठाया। और हैरानी की बात यह है कि ये कोई अपराधी नहीं थे, ये थे आम लोग, शिक्षक, किसान, दुकानदार। और इन सबकी एक ही शिकायत थी, एक ही दर्द था कि वोटर लिस्ट से उनका नाम ही गायब हो गया था। मतलब उनका वोट देने का जो सबसे बुनियादी हक है, वही खतरे में पड़ गया था। चलिए अब इस मामले की तह तक जाते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस था, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या शॉर्ट में SIR कहा गया, इससे आखिर कितने लोग प्रभावित हुए, आंकड़े देखते हैं। जो फाइनल आंकड़े सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। पूरे 61 लाख नाम लिस्ट से पूरी तरह डिलीट कर दिए गए। और तो और 60 लाख और लोगों को एक बिल्कुल नई सस्पेक्टेड यानी संदिग्ध कैटेगरी में डाल दिया गया। मतलब कुल मिलाकर राज्य का हर छठा वोटर इससे प्रभावित हुआ था। सोचिए कितना बड़ा पैमाना था ये। और ये जो संदिग्ध कैटेगरी थी ना, ये सबसे अजीब बात थी। भारत के चुनावी इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये कैटेगरी खास तौर पर इसी रिवीजन के लिए बनाई गई थी। मतलब लाखों लोगों को एक कानूनी अधर में लटका दिया गया। अच्छा, ऑफिशियली ये कहा गया कि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि वोटर लिस्ट से अवैध अप्रवासियों को हटाया जा सके। पर क्या आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं? यहां डेटा एक बिल्कुल उल्टी ही कहानी बयां कर रहा था। जिन इलाकों को अनमैप्ड वोटर वाला माना जा रहा था, उनमें सबसे कम रेट्स मुस्लिम बहुल जिलों में मिले। और सबसे ज्यादा रेट्स कहां मिले? उन जिलों में जहां बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी रहते हैं। यानी जो ऑफिशियल लक्ष्य था, नतीजे उसके ठीक उलट आ रहे थे। तो अगर लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा था, तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे? जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि पूरा टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ही खामियों से भरा हुआ था। इस पूरे SIR की जड़ में था एक सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे डिप्लॉय करने से पहले कभी टेस्ट ही नहीं किया गया कि वो कितना सटीक है। बाद में तो इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी ने खुद माना कि उन्हें पता ही नहीं था कि सॉफ्टवेयर 95% सही है या 60%। और इस सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी का सबसे बड़ा उदाहरण मिला 24 मार्च की शाम को। जब इसे एक्टिवेट किया गया तो इसने पश्चिम बंगाल के लगभग सारे, जी हां, लगभग सारे 7 करोड़ वोटर्स को ही सस्पेक्टेड मार्क कर दिया। हालांकि 2 घंटे बाद इसे एक टेक्निकल ग्लिच बताकर ठीक कर दिया गया। सॉफ्टवेयर की दिक्कतें तो थीं ही, ऊपर से चीजों को और खराब कर दिया गया व्हाट्सएप मैसेजेस ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकल अधिकारियों को ऑफिशियल ऑर्डर व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे थे, जैसे डेडलाइन खत्म होने से पहले ही वोटर्स को एब्सेंट मार्क कर दो। ये बातें इलेक्शन कमीशन के अपने लिखित नियमों के खिलाफ थीं। तो ये सिर्फ कोई ब्यूरोक्रेटिक मेस या टेक्निकल ग्लिच नहीं था। इसका असली, गहरा और दर्दनाक असर पड़ा आम लोगों पर। और इसमें राज्य के कुछ सबसे सम्मानित नागरिक भी शामिल थे। सोचिए, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, उनका नाम लिस्ट से डिलीट कर दिया गया और उनके परिवार को सस्पेक्टेड बता दिया गया। उन्होंने खुद कहा कि यह बेहद अपमानजनक और दर्दनाक था। बाद में जब मीडिया में बात आई, तब जाकर उनका नाम वापस लिस्ट में जोड़ा गया। और वो अकेले नहीं थे। इस लिस्ट में कौन कौन नहीं था? कारगिल युद्ध के एक हीरो, वर्ल्ड कप जीतने वाली एक महिला क्रिकेटर, बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी, यहां तक कि बंगाल के ऐतिहासिक नवाब के वंशज भी। और तो और मंत्री, डॉक्टर, वकील। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो बूथ लेवल ऑफिसर ये वेरिफिकेशन कर रहे थे, उनमें से कुछ के नाम भी हटा दिए गए। मामला सिर्फ नाम हटाने तक ही सीमित नहीं था। इसके बाद हेरफेर के और भी गंभीर आरोप लगे कि एक तरफ तो नाम हटाए जा रहे थे और दूसरी तरफ राजनीतिक मकसद से नए नाम जोड़े भी जा रहे थे। तो कहानी के 2 पहलू थे। एक तरफ लाखों असली वोटर्स के नाम या तो हटा दिए गए या सस्पेक्टेड मार्क कर दिए गए। और दूसरी तरफ राज्य की मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बाहर के राज्यों से हजारों नए वोटर्स को अवैध तरीके से लिस्ट में शामिल करने की कोशिश हो रही है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर फॉर्म 6 जमा किए जा रहे हैं।
द वायर जैसी न्यूज़ आउटलेट्स की इन्वेस्टिगेशन ने कुछ बहुत ही चौंकाने वाले पैटर्न दिखाए। जैसे रानीनगर नाम की एक ही विधानसभा में जो हिंदू बहुल बूथ्स थे, वहां सिर्फ 3% वोटर्स को सस्पेक्टेड मार्क किया गया। वही जो मुस्लिम बहुल बूथ्स थे, वहां ये आंकड़ा 58% तक पहुंच गया। एक ही नियम, एक ही इलाका, पर नतीजे इतने अलग। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने अपना वोट देने का हक खो दिया, वो अब क्या कर सकते हैं? क्या कोई रास्ता है? हाँ, एक प्रोसेस जरूर है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बूथ वाइज लिस्ट में अपना नाम चेक करें। अगर नाम नहीं है तो ECI नेट पोर्टल पर ऑनलाइन अपील फाइल की जा सकती है। इसके अलावा SDO या DM के ऑफिस में ऑफलाइन अपील भी कर सकते हैं। लेकिन रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक 2 लाख से भी ज्यादा अपीलें फाइल हो चुकी हैं, पर उनमें से सिर्फ 2 मामलों में ही ट्राइब्यूनल की सुनवाई पूरी हुई है। सिर्फ 2। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां 13 अप्रैल को सुनवाई होनी है। तो आखिरी और सबसे अहम सवाल यही है, क्या वो सिस्टम जिसने लाखों लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित कर दिया, उसे चुनाव से पहले जवाबदेह ठहराया जाएगा?